हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा और हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ पे देखा गया है कि मैनेजमेंट सबसे पहले एक तरह का क्वेश्चन है, क्या मैनेजमेंट आर्ट्स है, क्या मैनेजमेंट साइंस है और क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। और तीनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, तीनों के फीचर से हम लोग मैच करेंगे और फिर देखेंगे इसका सॉल्यूशन या कंक्लूजन क्या निकलता है। सो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट का मतलब सबसे पहले क्या होता है, व्हाट इज आर्ट्स। सो आर्ट्स जनरली क्या कहा जाता है, जब भी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रहा है किसी भी नॉलेज का, ठीक है, किसी भी थ्योरी का, तो उसे आर्ट्स कहते हैं। ठीक है, एन आर्ट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल्स एंड नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। सो आर्ट्स में यहाँ पे क्या है कि पर्सनल स्किल्स का होना जरूरी है, ठीक है, और नॉलेज का होना जरूरी है ताकि हम जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो पा सकें। इट इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। इसमें कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी भी होता है। इट कैन बी अक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, अब यहाँ पे तीन फीचर है। पहले हम लोग फीचर्स को देख लेते हैं, आर्ट्स के क्या क्या फीचर्स हैं, और उसके बाद कंपैरिजन करेंगे हम लोग मैनेजमेंट से। सो सबसे पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। नाउ व्हाट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। सो आर्ट्स में भी थ्योरीज तो होती ही होती हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हम म्यूजिक का बात करें तो म्यूजिक में भी 7 नोट्स होते हैं, उसके भी अपने थ्योरीज है। ठीक है, सो आर्ट्स में अपने थियोरेटिकल नॉलेज होती है। फिर आगे क्या है, it is sorry, in every art systematic and organized study material should be available compulsorily to acquire theoretical knowledge. सेकेंड इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट्स में क्या होता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, यानी जितने लोग उसे परफॉर्म करेंगे सबका अपना अपना तरीका होगा। ठीक है, जैसे म्यूजिक कंपोज बहुत लोग करते हैं, है ना, तो अगर हम जैसे ए आर रहमान का अगर हम बात करें तो ए आर रहमान का म्यूजिक डिफरेंट है। उसी तरह से हर एक जो म्यूजिशियन होंगे उनका वो, बल्कि 7 नोट्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, म्यूजिक के 7 नोट्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी फिर भी क्या होगा कि इनका जो पर्सनल एप्लीकेशन है वो अलग होगा। ठीक है, जैसे अरिजीत सिंह का बात करें, प्रीतम का बात करें, जितने भी म्यूजिशियंस हैं, ठीक है, या म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ये 7 नोट्स को ही वो इस्तेमाल करते हैं, सारे गामा पाई इन्हीं को वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सब अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सो इसे ही पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी का मतलब क्या हो गया, सो आर्ट इन्वॉल्व इन कंसिस्टेंट एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ existing theoretical knowledge in order to be an expert in his or her field। ठीक है, सो ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है। ठीक है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है, लगातार प्रैक्टिस करना होता है इसमें और क्रिएटिव भी होना होता है। तो ये तीन जो है फीचर्स हैं आर्ट्स के। और चलते हैं हम लोग कि इसको कंपैरिजन करते हैं मैनेजमेंट से। सो मैनेजमेंट, थियोरेटिकल नॉलेज इन मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट में भी थियोरेटिकल नॉलेज है, ये हम कैसे कह सकते हैं। आपका जो बुक है दैट इज द बेस्ट एग्जांपल कि मैनेजमेंट जो है वो थियोरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज। थियोरेटिकल नॉलेज इन मैनेजमेंट, द वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट लाइक मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एटसेट्रा involves a lot of literature। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन इन मैनेजमेंट। तो अब देखो क्या ये फीचर मैनेजमेंट में होगा, ऑब्वियसली होगा। कि सेकंड का अगर हम लोग देखें तो जैसे अगर हम बैंक मैनेजर का बात करते हैं, मान लेते हैं बैंक मैनेजर का अगर हम बात करते हैं तो एसबीआई का मैनेजर का अगर हम बात करें, ठीक है, एसबीआई के अलग अलग जगह पे ब्रांचेस हैं। ठीक है, अगर जैसे हम मुंबई का अगर हम बात करें, दिल्ली का बात करें, ठीक है, तो सब अलग अलग, बिहार का बात करें तो सब अलग अलग जोन के वहां पे मैनेजर तो होंगे ही होंगे। अब ये जो कर रहे हैं यहाँ पे इनका अपना तरीका होगा, पर्सनल तरीका होगा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होगा सभी चीजों को हैंडल करने। ठीक है, थ्योरीज वो एक ही यूज कर सकते हैं, बट वो थ्योरी को इस्तेमाल करने का जो तरीका होगा वो अलग होगा। अ मैनेजर स्किलफुली अप्लाइज द एक्वायर्ड नॉलेज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन हिज own unique way। There is no best management, hence management is considered as situational। मैनेजमेंट को सिचुएशनल कहा जाता है कि अपने अकॉर्डिंग, जिस तरह का कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी इन मैनेजमेंट।
सो मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी चाहिए कि एक मैनेजर अब जैसे स्टार्टिंग लेवल पे जब स्टार्ट करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे वो काम लगातार करता है और उसमें क्या होते चला जाता है, एफिशिएंट होते चला जाता है, एक्सपर्ट होते चला जाता है, ठीक है। सो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी भी होता है मैनेजमेंट में। तो इससे हमें ये पता चला कि ये तीनों जो फीचर है मैनेजमेंट में अवेलेबल हैं, ठीक है। सो कंक्लूजन हम क्या डिराइव कर सकते हैं इसमें, सिंस ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट सो इट इज एन आर्ट। सो इसका कंक्लूजन हमारा निकला कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ठीक है। सेकंड है हमारा मैनेजमेंट एज साइंस। सो साइंस किसे कहते हैं? साइंस में एक चीज है कि जहां पे भी हमारा इफेक्ट, यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आए, ठीक है, जहां पे भी हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ना कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है, हर एक चीज के पीछे कारण और परिणाम जब हो तो उसे फिर हम साइंस कहेंगे, ठीक है। जब हम कोई भी चीज, जैसे मान लेते हैं हम कोई चीज हवा में फेंक रहे हैं, वो नीचे आ रहा है, तो इसका क्या कारण है ना, और अगर हम कोई चीज ऊपर फेंकेंगे तो वो क्या होगा उसके साथ, व्हाट विल बी द इफेक्ट। सो अब इस तरह के क्वेश्चंस को जब हम रीजनिंग अगर करने लगते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये साइंस कहलाता है, ठीक है। सो साइंस इज अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एनी टाइम, ठीक है, जो कहीं पे भी टेस्ट किया जा सकता है, कभी भी टेस्ट किया जा सकता है, ये जनरल ट्रूथ पे बेस्ड होता है। सो इसमें तीन फीचर्स हैं, पहले हम लोग इसके फीचर्स को देखेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। So, systematized body of knowledge. Science has a systematized body of knowledge based on principles and experiments, which is based on cause and effect relationship. ठीक है, सो इसकी अपनी थ्योरीज है, इस साइंस में काफी अपने थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रिंसिपल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। सेकेंड इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, जो भी प्रिंसिपल है, जो भी थ्योरीज है साइंस में, सो वो एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ठीक है। थर्ड इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। सो साइंस में एक और फीचर है, दैट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी, जो हर जगह एक ही रहता है, हर एक सिचुएशन में वो सेम रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, इट इज रिजिड एक तरह से होगा। जैसे अगर हम कोई भी सिचुएशन में इसको अगर हम हवा में अगर फेंकते हैं तो ये नीचे आएगा, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। सो इट इज यूनिवर्सल इन नेचर, है ना। इसी तरह से साइंस के जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सल है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं क्या मैनेजमेंट में ये चीजें अवेलेबल है या नहीं। सो पहला, सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट इज आल्सो अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हैविंग इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल। तो इसकी थ्योरीज तो है, पहले तो हमें ये पता चल गई। सेकंड है कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, क्या मैनेजमेंट में ये है। सो ऑब्वियसली मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स हैं और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू फॉर्म होते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे देखना है हमें कि ये जो है ये ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर्स पे बेस्ड होते हैं। सो ह्यूमन बिहेवियर्स क्या है, वो काफी अनप्रेडिक्टेबल है, हमेशा चेंज होते रहता है, इसके वजह से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी चेंज होते रहते हैं। ये साइंस के जैसे नहीं है रिजिड, साइंस में रिजिड होता है, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है, इसके वजह से वो चेंज होते रहते हैं, वो उतना एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। सो इसी की वजह से इसे इन एग्जैक्ट साइंस भी कहा जाता है। The principles of management have also been developed over a period of time on the basis of experimentation and observation in different types of organization. It is worth to mention that management deals with human behavior and human beings and human behavior, hence the result of these experiments are not so exact, ठीक है। Thus management may be called as inexact science, ये ध्यान में रखना है कि मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है, इनएग्जैक्ट साइंस कहा जाता है। थर्ड देख लेते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। द प्रिंसिपल्स हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है, हर जगह तो ये होता है ऑल परवेसिव, तो इसे कहा गया, लेकिन ये सिचुएशनल है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहाँ हमें कितना प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल का यूज करना है, कहाँ नहीं करना है, ये सिचुएशनल है, ठीक है। सो यहाँ पे यूनिवर्सल वैलिडिटी मैनेजमेंट में नहीं होगा। As the principles of management are not exact and the principles of pure science, so it may be called inexact science. The prominence of human factor in management makes it social science. So management को क्या कहा गया, social science यहाँ पे कहा गया। Management cannot be considered as perfect science, rather it is a social science.
ठीक है। सो इससे हमें पता चला कि मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है, इट इज इनएग्जैक्ट साइंस, इट इज सोशल साइंस, और इसे सॉफ्ट साइंस भी बहुत बार कहा जाता है। ठीक है। तीसरा जो हमारा नेचर है दैट इज मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। सबसे पहला प्रोफेशन किसे कहते हैं? सो प्रोफेशन के बारे में क्लास 11th में भी आपने पढ़ा। सो प्रोफेशन इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज which can be acquired through training and instruction and it follows ethical standard. So इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होता है, इसके लिए है ना, इसके लिए ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन चाहिए, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, ठीक है, जो हर एक के पास नहीं होता है। सो इसके फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग एंड फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जो कि फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू अक्वायर किया जा सकता है, तो इसकी अपनी थ्योरीज है। सेकंड इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। एंट्री क्या है? रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड कैसे एंट्री? तो अब यहाँ पे देखते हैं कि द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन और थ्रू सम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे कुछ प्रोफेशन का एग्जांपल ले लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे डॉक्टर हो गया, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, जैसे लॉयर हो गया, ये सभी कुछ प्रोफेशन है। तो इसके लिए पर्टिकुलर एग्जाम क्या करना होता है? पास करना पड़ता है ना। अगर कोई एग्जाम वो पास नहीं कर रहा है तो वो उस प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता है, यानी उसे मिनिमम वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अक्वायर करना पड़ेगा। सो इस तरीके से एंट्री इसमें रेस्ट्रिक्टेड है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। नाउ प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब क्या? हर एक प्रोफेशन में क्या होता है? सर्टेन प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं। ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन व्हिच रेगुलेट्स एंट्री एंड फ्रेम्स कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटिंग टू द प्रोफेशन। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे, अब जैसे अगर हमने डॉक्टर का बात किया तो डॉक्टर्स में क्या हो जाता है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक प्रोफेशनल एसोसिएशन। उसी तरह से लॉयर का क्या होता है? बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये सभी कुछ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस है, एसोसिएशंस है, जिसके अंडर अगर उस प्रोफेशन में जाना है तो उसके अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, और इसी से वो एफिलिएटेड होता है वो प्रोफेशन। ठीक है, आगे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। और इस जो भी ये प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं, इन सभी का एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन, अपनी अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट which guides the behavior of its members. For example, doctor, lawyer, etc. are bound for ethical practice when they enter these professions. Okay. Now, service motive. Profession का एक और important feature है, that is service motive। यहाँ पे मेन जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट नहीं होता है, वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, अब मैनेजमेंट में देख लेते हैं। सबसे पहला वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड मैनेजमेंट। सो ये तो अवेलेबल है, ये तो हमने अभी आर्ट्स में और साइंस में भी देखा, तो ये चीजें तो अवेलेबल है ही। सेकेंड इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। सो मैनेजमेंट में एंटर करने के लिए कोई भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई तरह का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, many institutions and schools are teaching management as a principle. Some institutions like IIMs are set up especially for providing management education. They entry to these institutions, the entry to these institutions is only through an examination, but there is no restriction on anyone being appointed as manager irrespective of the educational qualification possessed by him her. Hence the criterion restricted entry is not fully met in management. अब यहाँ पे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि इंस्टीट्यूशंस हैं जो मैनेजमेंट करवाती है, ठीक है, लेकिन मैनेजर बनने के लिए ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको यही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा देन यू कैन बी अ मैनेजर। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मैनेजर बन सकता है, उसमें सर्टेन स्किल्स होना चाहिए तो वो मैनेजर बन सकता है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोई बार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड मैनेजमेंट। सो प्रोफेशनल एसोसिएशन तो कुछ है मैनेजमेंट के लिए, जैसे AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, हैज लेड डाउन टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर। हाउएवर देयर इज नो कंपल्शन, देखो यहाँ पे फिर से यही बोला, हाउएवर देयर इज नो कंपल्शन फॉर मैनेजर्स टू बी मेंबर्स ऑफ दिस एसोसिएशन, thus मैनेजमेंट डज नॉट सेटिस्फाई दिस क्राइटेरियन फुल्ली। ठीक है, सो मैनेजमेंट में ये भी क्राइटेरिया पूरी तरह से नहीं है।
नेक्स्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जब प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो उस प्रोफेशनल एसोसिएशन का रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करना कोई कंपल्सन नहीं है इसमें। So in order to regulate the activities of managers, several association of practicing manager in India like AIMA have laid down code of conduct. However, there is no compulsion for the managers to be members of these association and abide by the code of conduct. ठीक है, तो इनको कोई जरूरी नहीं है कि उसके मेंबर बने और उसका रूल फॉलो करें ही करें। सो ये भी फीचर मैनेजमेंट में पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, सर्विस मोटिव। तो अभी तक तो सर्विस मोटिव वाला फीचर भी मैनेजमेंट में नहीं आया है। In order to survive in a dynamic environment, an organization has to fulfill its social obligation too long with its objective of maximizing profit. Presently, the feature of service motive is not present in management, but chances are there when managers will all also start charging fees instead of salary. सो फ्यूचर, नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि सर्विस मोटिव वाला ऐड हो जाए, लेकिन फिलहाल तो ये अभी ऐड नहीं है। सो इतना से हमें ये पता चला कि मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन एंड दस it is not a full-fledged profession like doctor, lawyer, etc. But very soon it will be recognized as full-fledged profession. So फिलहाल के लिए तो ये full-fledged profession नहीं है मैनेजमेंट, आगे फ्यूचर में हो सकता है। सो आज के क्लास में हमने पढ़ा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ओके, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने इस मैनेजमेंट को कंपेयर किया आर्ट, साइंस और प्रोफेशन के फीचर से और कुछ कंक्लूजन्स निकाला। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।